गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस में आपकी जो फर्स्ट बुक है उसका एक यूनिट है इम्पॉर्टेंट, सुधार वाला जो यूनिट है उसमें से आर्थिक सुधार का टॉपिक पढ़ रहे हैं और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग से कि आर्थिक सुधार होते क्या हैं, किसी भी देश में जो अर्थव्यवस्था में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि हमारे देश में 1990 के समय जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी, उन समस्याओं से निकलने के लिए जो नई योजनाएं बनाई जाएंगी या अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन लाने हैं उन्हें ही आर्थिक सुधार कहा जाता है। तो अगर नोट्स के अकॉर्डिंग मैं रीड करूं तो इसमें आप देखिएगा, आर्थिक सुधार एक वृहद अर्थ के शब्दों में प्रयोग किया जाता है। जिसका उपयोग सरकारी नियंत्रण, सरकार के द्वारा जो पाबंदियाँ लगाई जाती हैं वो, करों में कमी करना या कोई व्यापार पर से कुछ प्रतिबंधों में कमी करने से होता है। तो भारत में जो आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी वो 1990 से हुई थी, क्योंकि 1990 में भारत में महामंदी की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा भारत पर कई प्रकार के विदेशी ऋण थे। भारत में जो आर्थिक विकास की दर है वो बहुत धीमी गति से हो रही थी। इन कारणों से भारत में आर्थिक सुधार की आवश्यकता उत्पन्न होने लगी। अब अगर हम बात करें हमारे मेन टॉपिक की कि आखिर 1990 में ऐसा क्या हुआ कि भारत में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता हुई, तो 1990-91 के समय में भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो दयनीय थी। इसके कई कारण थे, जैसे भारत में विदेशी व्यापार घाटा चल रहा था। विदेशी व्यापार घाटे का क्या मतलब होता है कि जब हमारे देश में आयात अधिक हो जाएं और निर्यात कम हो जाएं। आयात अधिक होने से क्या होगा कि भारत का जो पैसा है वो विदेशों में जाने लगेगा। निर्यात कम होने से ये होगा कि हमारे देश में पैसा आएगा कम। तो इस प्रकार से इसे विदेशी घाटा कहा जाता है, विदेशी व्यापार घाटा। पहली समस्या ये थी। दूसरी समस्या ये थी कि 1988 से 91 तक ये जो घाटा था वो धीरे धीरे बढ़ करके बहुत ज़्यादा हो चुका था, लगभग 10,644 करोड़। ठीक है, पहला कारण क्या हुआ? विदेशी व्यापार घाटा। अब अगर हम बात करें कि भारत में जो खुद की घरेलू मुद्रा जो बची थी, जो पैसा बचा था, वो इतना कम था कि हम केवल 15 दिन का भी राशन नहीं मंगा सकते थे। अर्थव्यवस्था निम्नतम स्तर पर आ चुकी थी। पहला कारण व्यापार घाटा। दूसरा कारण था विदेशी कर्ज, यानी कि 1990-91 में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कर्ज ले रखा था, उधार लिया हुआ था, और जब उसे चुकाने की बारी आई तो हमारे पास पैसा समाप्त हो चुका था। इसके अलावा हमने विदेशी ऋणों के भुगतान के लिए स्वयं के देश का 47 टन गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखा था। अब आप सोचिए कि जब हमारे देश में इतने कर्ज हैं या विदेशी व्यापार घाटा इतना अधिक है तो हमें उन्हें वापस कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमारे पास कैश तो था नहीं, इसलिए जो बचा हुआ सोना था वो भी हमने गिरवी रखवा दिया। अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ख़राब थी। तीसरा कारण 1990 में जो सामने आया वो था मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई। वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुकी थी। जो दर 3 से 4% के बीच होनी चाहिए वो बढ़कर 12% हो गई थी। तो पहला कारण क्या हुआ? आर्थिक सुधार की आवश्यकता का, या हम ये कहें, इसको ये भी आप कह सकते हैं कि आर्थिक संकट के कारण क्या थे। पहला कारण बढ़ता हुआ विदेशी व्यापार घाटा। दूसरा कारण भारत के बढ़ते विदेशी कर्ज, और तीसरा कारण मुद्रास्फीति संकट। ठीक है, अब मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई के कारण क्या हुआ? धीरे धीरे जो कृषि उत्पादन का मूल्य था वो भी और भी बढ़ता गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे कारण की, और चौथा कारण था बजट या मौद्रिक घाटा। अब आप कहेंगे पहला घाटा तो विदेशी व्यापार घाटा था, तो विदेशी व्यापार घाटा और बजट घाटे में अंतर होता है। विदेशी व्यापार घाटा केवल आयात निर्यात के बारे में आपको बता रहा है, जबकि बजट घाटा बताता है कि हमारे देश में हमारे देश की सरकार के जो खर्चे हैं वो धीरे धीरे बढ़ते गए, जबकि सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं था। खुद के खर्चे सरकार के बढ़ते गए
जनता पर खर्च करने के लिए सरकार का पैसा कम हो गया। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सरकार के खर्चे सरकार की आय की तुलना में बढ़ते चले गए, जिसके कारण बजट घाटा उत्पन्न होता है। ठीक है, बजट घाटे का एक प्रकार है जिसे हम राजकोषीय घाटा भी बोल सकते हैं। इसका भी वही मतलब है कि जब सरकार की आय कम पड़ जाती है सरकारी व्यय से। अब अगर हम आगे की कहानी की बात करें, हमारे पास हर तरीके से सारे रास्ते बंद हो चुके थे। विदेशी व्यापार करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था, कर्जे हमारे इतने ज़्यादा हो चुके थे कि हम उसे चुकाने की स्थिति में नहीं थे। तो ये जो 1990-91 का जो वर्ष घोषित हुआ, इसे कहा गया आर्थिक संकट। और इसी आर्थिक संकट से निकलने के लिए हमने जो रास्ता अपनाया उसे कहा जाता है आर्थिक सुधार। तो नोट्स को देखने से ज़्यादा सही ये है कि आप मेरे बात सुनें। अभी हमने क्या पढ़ा, आर्थिक संकट के कारण, या हम ये कहें कि आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों हुई। तो आर्थिक सुधारों की आवश्यकता तो तभी होगी जब आर्थिक संकट होगा, तो वो उसमें आप 4 या 5 कारण लिखेंगे। अब हम बात करते हैं आर्थिक सुधार कौन कौन से किए गए, यानी कि 1990 के आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए ऐसे कौन से काम किए गए, जिसे इसमें बता रखा है विशेषताएं। तो 3 प्रकार के आर्थिक सुधार हमारे देश में किए गए। पहला है उदारीकरण, दूसरा वैश्वीकरण और तीसरा निजीकरण। इन तीनों का कॉमन मतलब अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमने विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। यानी कि भारत की जो नीतियाँ थीं पहले कुछ इस प्रकार थीं कि कोई भी विदेशी कंपनी हमारे देश में आकर के व्यापार इतनी आसानी से नहीं कर सकती थी। भारत सरकार ने ऐसी पाबंदियाँ लगा रखी थीं। लेकिन बिना विदेशी व्यापार या विदेशी निवेश के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई विदेशी कंपनी आपके देश में आती है तो उस कंपनी के स्थापित होने से वहाँ पर रोज़गार सृजित होंगे। रोज़गार सृजन के कारण आपके देश के संसाधन काम में लिए जा रहे हैं। हमारे देश में रोज़गार बढ़ने से आय का सृजन होगा, लोगों की आय बढ़ेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। ठीक है, तो इसमें भारत सरकार ने जो प्रयास किया उसमें पहला दिया हुआ है कि सरकार की औद्योगिक नीति का उदारीकरण किया गया। मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट क्लियर करूँगी, पहले रीड करती हूँ। दूसरा, उद्योगों के निजीकरण द्वारा विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया गया। तीसरा, उदारीकरण के अंग के रूप में लाइसेंस को ख़त्म किया गया। और चौथा है आयात और निर्यात नीति को उदार यानी कि सरल बनाते हुए सरकार के द्वारा जो इन पर टैक्स लिया जाता है उनमें कमी की गई। चलिए अब हम एक एक टॉपिक को क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ उदारीकरण की। उदारीकरण क्या होता है? उदार का मतलब होता है सरल। भारत सरकार की नीतियों को सरल बनाना, जो कि पहले बहुत ही जटिल थी। व्यापार से प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया ही उदारीकरण कहलाती है। ठीक है, व्यापार से प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया। अब ये प्रतिबंध कौन से हो सकते हैं? जैसे भारत सरकार पहले लाइसेंस बहुत ही जटिल रूप से दिया करती थी, प्रशुल्क बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, यानी कि विदेशी आयात पर लगने वाला जो कर होता है वो प्रशुल्क होता है, तो इसकी मात्रा ज़्यादा हुआ करती थी। जब सरकार ने धीरे धीरे इनको कम करना शुरू किया तो विदेशी कंपनियां हमारे देश में आईं और उन्होंने हमारे देश के लिए रोज़गारों का सृजन किया। इसी उदारीकरण के टॉपिक को हम अगले वीडियो में और अच्छे से क्लियर करेंगे।